नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 10th साइंस का हमारा जो चैप्टर चला था 4th नंबर चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या था आपके प्रतिरक्षा और रक्त समूह, इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रतिरक्षा के प्रकार देखे थे कि आपके दो प्रकार की होती है, एक तो उपार्जित प्रतिरक्षा, एक आपके जन्मजात प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा से यह मतलब है कि जो जन्म से प्राप्त प्रतिरक्षा वो आपकी क्या कहलाती है, जन्मजात है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा से ये मतलब है कि जो हम जन्म के बाद में विभिन्न माध्यमों के द्वारा, टीके के द्वारा जो प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं वो कौन सी होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये दो प्रकार की होती है आपके प्रतिरक्षा। एक तो कौन सी होती है, आपके ध्यान रखना इसमें, एक तो होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब यह है कि बनी जो आपके एंटीजन क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करवाते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। ये लंबे समय तक क्या होती है, हमारे शरीर में प्रभावी होती है पर बहुत ही धीमी गति से कार्य करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। और जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी कि वह प्रतिरक्षा जो क्या करती है, हमारे शरीर में बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे शरीर में डालते हैं और इस एंटीबॉडी के द्वारा ध्यान रखना क्या होता है, जो एंटीबॉडी डालते हैं वो आपके जो प्रक्रिया करती है वो बहुत तेज़ी से करती है, पर इसमें जो याददाश्त की जो क्षमता होती है, जो स्मृति कोशिका होती है वो बहुत ही कम समय के लिए सक्रिय होती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए शरीर में सक्रिय होती है, वो आपके निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आपके प्रतिजन के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन। कि प्रतिजन क्या होता है, कि प्रतिजन वे बाहरी रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो रोग, और जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगग्रस्त बना देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इनके भार की बात करें कि इनका भार कितना होता है, तो इनका भार ध्यान रखना 6000 डाल्टन होता है। कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। भार कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। अब देखो एंटीजन क्या होते हैं, प्रतिजन क्या होते हैं, वे बाहरी रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इसके बाद क्या बनती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। देखो वे बाहरी रोगाणु, वे बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करते हैं तथा इसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है, प्रतिरक्षी बनती है। वही आपके क्या कहलाते हैं, या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे एंटीजन के बारे में। एंटीजन की डेफिनेशन हो गई। अब इनकी भार की बात करें कि इनका भार कितना होता है, तो भार ध्यान रखना, इसका जो भार होता है वो भार होता है 6000 डाल्टन। कितना होता है, 6000 डाल्टन। इनका भार कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। ठीक है, अब देखो एक इसमें डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को यहाँ पे ध्यान रखना कि एपिटोप, क्या ध्यान रखोगे, एपिटोप। एपिटोप में ये ध्यान रखना है कि प्रतिजन का वह स्थल, एंटीजन का वह स्थल जिससे प्रतिरक्षी जुड़ता है, प्रतिरक्षी जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, आपके एपिटोप कहलाता है। ठीक है, कि प्रतिजन का वह स्थल जिसे प्रतिरक्षी जोड़ता है वह स्थल एपिटोप कहलाता है। हो गई यहाँ पे डेफिनेशन। अब देखो ये तो हो गई आपकी किसके बारे में, एंटीजन के बारे में। कि एंटीजन क्या होता है, जो बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में क्या करता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपके प्रतिजन कहलाते हैं। अगली परिभाषा आती है आपके प्रतिरक्षी क्या होते हैं, कि या एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये क्या होती है, प्रतिरक्षी होती है। ये प्रतिरक्षी आपके जो प्लाज्मा कोशिका पाई जाती है ना रुधिर में, प्लाज्मा सेल्स द्वारा गामा कोशिकाओं से बनी
ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ये ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है, ध्यान रखना, ये क्या करती है हमारे शरीर में? प्रतिरक्षी का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? प्रतिरक्षी का कार्य करती है। और इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और शॉर्ट में इसे क्या बोल सकते हैं? आईजी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? आईजी, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। कि ये क्या करती है? जो प्लाज्मा कोशिका होती है, हमने रक्त के दो पार्ट पढ़े थे, एक तो कणिकाओं का भाग, एक प्लाज्मा का भाग। तो जो प्लाज्मा कोशिका होती है उसमें एक गामा कोशिका पाई जाती है, उनसे बनी है ग्लोबिन प्रोटीन से क्या बनता है? आपके प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक, जिस प्रकार से इसमें एपिटोप की परिभाषा आई थी, इसी प्रकार से एक इसमें परिभाषा आती है पेराटोप की। किसकी परिभाषा? पेराटोप की परिभाषा आती है कि पेराटोप क्या होता है। तो ध्यान रखना कि प्रतिरक्षी वह स्थल जिससे प्रतिजन जुड़ता है, वह स्थल क्या कहलाता है? आपके पेराटोप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एपिटोप और पेराटोप दोनों की आप परिभाषा ध्यान में रखना। अब देखो इस प्रतिरक्षी की एक संरचना आती है जिसे हम प्रतिरक्षी, अभी मैंने लिखवाया था यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन, आईजी लिखवाया था। तो इसकी मैं यहाँ पे संरचना बना रहा हूँ, आईजी की संरचना या इम्यूनोग्लोबिन की संरचना, उसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, आईजी की संरचना या इम्यूनोग्लोबिन की संरचना। देखो आईजी की संरचना किस प्रकार से होती है? आपको क्या करना है? वाई के आकार की संरचना बनानी। कैसी संरचना बनानी है? वाई के आकार की संरचना बनानी है। ठीक है, ये हो गई आपके सामने वाई के आकार की संरचना। इसी के साथ में यहाँ पे एक अलग और स्थल जोड़ना है आपको, यहाँ पे इनके द्वारा। यहाँ पे आपके डाइसल्फाइड बंध बना देना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे समूह कौन सा हो जाएगा? NH2 समूह। यहाँ पे COOH समूह, COOH समूह, इधर कौन सा हो जाएगा? NH2 समूह। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो बीच वाली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में क्या करना है? आपको कुछ अलग डिफरेंस प्रकार की संरचना दर्शानी। इतनी संरचना को आपको क्या करना है ना? अलग दर्शाना है। ठीक है, हो गई इतनी संरचना अलग। अब देखो जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये संरचना कैसी है? वाई के आकार की संरचना है। कैसी है? वाई के आकार की संरचना। अब देखो इसमें दो श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, एक तो भारी चेन होती है, एक हल्की चेन होती है। देखो टोटल इसमें 4 इकाइयाँ होती है। कितनी होती है? 4 इकाइयाँ जुड़ी हुई होती है, या 4 श्रृंखला। अब देखो इसमें से 2 छोटी इकाइयाँ दिखाई दे रही है, ये तो क्या हो जाएगी? हल्की श्रृंखला। इन्हें क्या बोलते हैं? हल्की श्रृंखला, जिसे H चेन कहते हैं। ठीक है, और 2 भारी श्रृंखला होती है, ये तो 2 हल्की और 2 क्या हो जाएगी? भारी श्रृंखला। और इन भारी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? हल्की में तो हो जाएगा L चेन। ठीक है, और भारी श्रृंखला में क्या हो जाएगा? आपके H चेन हो जाएगा। अब देखो आगे क्या ध्यान रखना है इसमें आपको, संरचना पूछे किसके आकार की संरचना है? वाई के आकार की, अंग्रेजी की जो कैपिटल वाई के आकार की संरचना, वाई के आकार की संरचना। दोनों जो आपके भारी श्रृंखला होती है वो डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। भारी श्रृंखला डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान क्या रखना है कि जो भारी श्रृंखला होती है उसमें तो 440 एमिनो अम्ल, भारी श्रृंखला में 440 एमिनो अम्ल होते हैं।
जबकि जो हल्की श्रृंखला होती है, इस हल्की श्रृंखला में ध्यान रखना यहाँ पे कि 220 एमिनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं? 220 एमिनो अम्ल होते हैं। ये आपके सामने किसकी संरचना हो जाएगी? यहाँ पे संरचना आईजी की संरचना, या जिसे प्रतिरक्षी या फिर जिसे क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन आईजी की संरचना या इम्यूनोग्लोबिन की संरचना आपके सामने यहाँ पे देखो, वाई के आकार की संरचना। अब देखो जो हल्की श्रृंखला, इसके दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है आपके स्थिर क्षेत्र, एक होता है आपके अस्थिर क्षेत्र होता है। ठीक है, एक तो स्थिर क्षेत्र होता है, एक आपके कौन सा क्षेत्र होता है? अस्थिर क्षेत्र होता है। ये आपके सामने डायग्राम यहाँ पे रेडी है, आईजी की संरचना, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो मेन जो आपके आईजी है उनको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जो इम्यूनोग्लोबिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान रखना। एक ध्यान रखना IgA, ये किस में पाया जाता है? माता के दूध में, माता के दूध में पाया जाता है। एक ध्यान रखना आपको IgE, ये IgE से बोलते एलर्जी की प्रतिरक्षा, एलर्जी की प्रतिरक्षा। एक ध्यान रखना आपको IgG, क्या ध्यान रखना है? IgG ये होती है कि प्लेसेंटा द्वारा, किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा माता से गर्भस्थ शिशु में स्थानांतरित होती रहती है। कौन सी? IgG। ठीक है, एक तो IgA के बारे में, IgE के बारे में, और एक कौन सा ध्यान रखना है आपको? IgG के बारे में ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना आपको IgM, प्रथम प्रतिरक्षा, ध्यान रखना प्रथम प्रतिरक्षी। IgM क्या हो जाएगा? प्रथम प्रतिरक्षी। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? एक तो आपकी पढ़ा एंटीजन के बारे में, एक पढ़ा एंटीबॉडी के बारे में, और एक पढ़ा हमने आईजी की संरचना के बारे में, और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आईजी है उनको ध्यान में रखना। IgA माता के दूध में पाया जाता है, IgE एलर्जी की प्रतिरक्षा, IgG प्लेसेंटा द्वारा माता से गर्भस्थ शिशु में ट्रांसफर, और IgM के बारे में ये ध्यान में रखना है कि जो IgM है ये एक प्रकार की आपकी क्या है? प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया दर्शाने वाली प्रथम प्रतिरक्षी। मतलब ये क्या हो जाएगी कि जो प्रतिजन होता है, इस प्रतिजन के प्रति प्रथम अनुक्रिया दर्शाने वाली प्रतिरक्षी है। ठीक है, मतलब जैसे ही शरीर में एंटीजन या प्रतिजन प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले IgM जाकर के उससे लड़ती है, उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। कौन करता है? IgM। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक वो होगा आपके रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में? रक्त समूह के बारे में। और इस रक्त समूह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।